अब हम कहाँ जाएंगे माँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर बेटा। मैंने तुझे बताया था ना, एक आदमी है जिसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया। और जब तक मैं कोमा में थी तब मैं उसी के घर पर थी। अच्छा, तो अब? तो हम अब उसी आदमी के पास जाएंगे। वो बहुत ही भला इंसान है और वो हम दोनों को वहां रुकने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेगा। ठीक है माँ, फिर हम दोनों वहीं पर जाएंगे। फिर आहना और तनुजा उस आदमी के घर चली जाती हैं और वो दोनों अब वहीं पर रहने लगती हैं। गिरीश अंकल, मैं चाहे आपको कितनी भी बार थैंक यू क्यों ना बोलूं, वो कम ही रहेगा। अगर उस दिन माँ को एक्सीडेंट से आप नहीं बचाते तो वो मुझे फिर कभी नहीं मिल पाती। कोई बात नहीं बेटा। अब बस तुम अपनी माँ का ख्याल रखो और हमेशा इनके साथ रहो। तुम्हारे परिवार ने तो इन्हें पराया कर दिया, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। जी अंकल, अब मेरा भी उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा। पहली 2 रातें तनुजा आहना के साथ ही सोती हैं, लेकिन उसके बाद में वो गिरीश के कमरे में जाकर सोने लगती है। आहना को उन दोनों के बात करने का ढंग और उनका बर्ताव काफी अजीब लगता है। क्या बात है तनुजा, आज तो तुम एकदम कहर ढा रही हो। सच में इस आउटफिट में तो तुम एकदम कमाल की लग रही हो। थैंक यू सो मच गिरीश। चलो अब ज्यादा देर मत करो, वरना हमें पिक्चर के लिए लेट हो जाएगा। ओके बाबा, चलो। फिर वो दोनों मूवी के लिए निकल जाते हैं और ये सब आहना चुपके से देखकर हैरान रह जाती है। मेरे सामने तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कितनी इज्जत से पेश आते हैं। आप के पुकारते हैं और अकेले में तुम करके बात करते हैं। और रात होने पर माँ मुझे अकेला छोड़कर गिरीश अंकल के कमरे में चली जाती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। वही दूसरी तरफ एक हफ्ता बीत गया है और आहना के बिना ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। ना जाने वो कहाँ पर होगी, कैसी होगी। अरे तुम्हें उसकी कितनी चिंता लगी हुई है, लेकिन उसे तुम्हारी कुछ भी नहीं पड़ी। उस लड़की ने हमारी जगह पर अपनी माँ को चुना और वो अपनी माँ के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि अगर उसे उसकी माँ की सच्चाई भी बताई जाए तो फिर भी वो लड़की उस पर यकीन नहीं करेगी और उल्टा हम लोगों को ही दोष देगी। काश उस लड़की को समझ आता कि वो जिसे अपनी सगी माँ कह रही है वो औरत कितनी बुरी है। 5 साल की थी आहाना जब तनुजा उसे तेरे पास अकेला छोड़कर उसके बॉयफ्रेंड गिरीश के साथ चली गई। अरे तूने तो तनुजा को वापस बुलाने का कितना प्रयास किया, लेकिन वो औरत वापस नहीं आई। वही तो पापा, मेरे बारे में तो छोड़ ही दो, लेकिन उसने अपनी बच्ची के बारे में भी कुछ भी नहीं सोचा। ऐसा कौन करता है भला? अनुपम जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इतने सालों तक तनुजा दीदी दूर रही और अब वो वापस आ गई है और चंद ही दिनों में वो आहाना को लेकर भी गई। कहीं इन सब के पीछे उनकी कोई साजिश तो नहीं ना? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर उसे कुछ करना होता तो वो पहले ही कर देती। और इस बार तो गलती आहाना की भी है, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है तो उसे भी थोड़ा समझना चाहिए ना। हाँ पापा, आपने सही कहा। और जाने दो, बचपन से वो अपनी सगी माँ के लिए कितना तड़पती आई है और अब जब उसे वो फाइनली मिल गया है तो उसे उसी के पास रहने दो। वैसे भी उसे यहाँ पर जबरदस्ती रुकाने से अच्छा यही होगा कि वो वापस अपनी सगी माँ के पास रहे। क्यों पापा? हाँ अनुपम बेटा, मैं तेरी बात से सहमत हूँ। फिर एक दिन जब आहना जॉब से घर आती है तभी, पर ये क्या, माँ और अंकल तो घर पर ही नहीं है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ ने तो खाना भी नहीं बनाया और उन्हें तो ये पता भी था कि आज मेरा व्रत है और मैं दिन भर भूखी रहूंगी, लेकिन पता नहीं फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर बाद में जब तनुजा और गिरीश घूमकर वापस लौटते हैं तभी, सॉरी बेटा, वो गिरीश और मेरा अचानक से मन हुआ घूमने का, इसीलिए हम चले गए। और मैं तो भूल ही गई थी कि आज तेरा व्रत है। लेकिन तू चिंता मत कर,
ये ले, मैंने तेरे लिए ये पनीर पफ लाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे क्या माँ, आप भी! इस पफ से मेरा पेट कैसे भरेगा? और अगर आपको कुछ बनाना ही नहीं था तो आप मुझे पहले ही बता देती ना, मैं बाहर से ही कुछ खाकर आ जाती। खैर, जाने दो, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी बेटा, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चल, अब ये पफ खा ले और जाकर आराम कर, फिर कल सुबह तुझे जॉब पर भी तो जाना है ना। हाँ माँ, पर मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बोलना बेटा। आपको नहीं लगता क्या कि आप और अंकल कुछ ज्यादा ही करीब हो? मतलब? माना कि उन्होंने आपकी जान बचाई है और आपके लिए इतना सब किया है, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों केवल दोस्त हो। आई एम सॉरी माँ, लेकिन मुझे आपका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर लगता है। नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो ऐसा ही है। देख, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, तेरी कसम। ठीक है माँ, मुझे पता है कि आप मेरी झूठी कसम नहीं खाओगे। एंड आई एम रियली सॉरी। आपको मेरी बातों का बुरा लगा होगा ना? अरे नहीं बाबा, तेरे मन में जो भी है वो बेझिझक होकर बोला कर, क्योंकि मुझे तेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ठीक है माँ। तनुजा के कहने पर आहाना को तसल्ली मिलती है। लेकिन एक दिन जब आहाना बिना बेल बजाए घर के अंदर आती है, तभी वो उन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है। अरे हाँ बाबा, समझ गया मैं। अब से हम दोनों कम से कम ही बात किया करेंगे उसके सामने। अब यही रास्ता है हमारे पास, क्योंकि उसे शक होने लगा है। और तुम तो जानते ही हो ना कि उसे मेरे पास यहाँ लाने का क्या मकसद है। हाँ मेरी जान, मैं अच्छे से जानता हूँ। पर अगर मेरा वो मकसद पूरा हुआ तो वो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। इसलिए प्लीज थोड़ा अपने जज्बातों पर काबू रखो और उसके सामने सिर्फ एक दोस्त बनकर रहने की ही एक्टिंग करो। ये दोनों क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मुझे यहाँ लाने के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? उनकी बातें सुनकर आहाना परेशान हो जाती है और वो इसी सोच में रात भर सो ही नहीं पाती। और अब गिरीश और तनुजा आहाना के सामने करीब आना कम कर देते हैं। फिर एक रोज आहाना का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिस कारण वो घर पर ही आराम करती है। और उसी दौरान उसका फोन भी खराब हो जाता है। देखो ना माँ, मेरा फोन खराब हो गया है, प्लीज इसे ठीक करा कर लाओ ना। ओफो आहना, तुझे इस फोन की पड़ी है? मैं तो कहती हूँ कि तू आराम कर। वैसे भी डॉक्टर ने तुझे 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, तो अब तुझे फोन से क्या काम है? मैं बाद में ठीक करा लाऊंगी इसे। पर माँ, इतना कहकर तनुजा वहां से चली जाती है और आहाना को अपने कमरे में रहकर गिरीश के कमरे से तनुजा और गिरीश के हंसने मजाक करने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक वक्त था जब मैं बीमार होती तो दीपिका मेरी रात भर जागकर देखरेख करती, लेकिन यहाँ तो मेरी सगी माँ अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करने लगी है। ना तो उन्होंने मुझे हल्दी वाला दूध दिया और ना ही मेरे कमरे की सफाई की। वो तो मेरा कुछ भी नहीं करती। माँ का स्वभाव इतना कैसे बदल सकता है? पहले तो ये ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आज मुझे दीपिका पापा और दादाजी की बहुत याद आ रही है, लेकिन अफसोस मैं उन लोगों से बात भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ जब दीपिका आहाना को कॉल करने की कोशिश करती है, तभी नहीं उठाया ना उसने तुम्हारा फोन? जी, नहीं उठाया। देखा, इतनी अकड़ है उसमें। यहाँ पर हम ही बेवकूफ हैं जो उसके बारे में इतना सोच रहे हैं। वो तो अपनी माँ के साथ जाकर हमें पूरी तरह भूल चुकी है। लेकिन माँ, उसे कॉल करने की आपको क्या जरूरत थी? और आप उसे क्यों नहीं भूल जाती? अरे मैं क्या मर गई हूँ क्या? उल्टा मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ। ऐसा नहीं है कीर्ति बेटा, मेरा दिल कॉल करने से मुझे नहीं रोक पाया। और बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता। एक माँ का मन भी बहुत चंचल होता है, वो सही गलत नहीं समझता।
अरे वो तो बस अपने बच्चे की फिक्र करना जानता है। फिर भले ही मेरी आहना ने मुझे अपनी माँ माना हो या ना माना हो, लेकिन मैं तो हमेशा ही उसे अपनी बच्ची मानती हूँ। ओ गॉड माँ, आपको समझाने का तो कोई मतलब नहीं है। आहना के बगैर दीपिका का मन ही नहीं लगता, और इसीलिए अब अनुपम किसी तरह तनुजा का पता लगा लेता है। दीपिका, मुझे आहना का पता मिल चुका है। सच में? चलो अच्छी बात है। और मैं जानती हूँ कि हमें देखकर वो हमसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन मैं उसे बस देखना चाहती हूँ। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। मैं समझ सकता हूँ दीपिका, एक बाप होने के नाते मुझे भी हर वक्त उसकी याद सताती है। चलो हम अपनी बेटी से मिलकर आते हैं। हाँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर वो दोनों तनुजा के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो उन्हें दरवाजे पर ही सुनाने लगती है। नहीं, मैं तुम दोनों को उससे नहीं मिलने दूंगी। क्या? हाँ, हम दोनों माँ बेटी आप सबसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, तो फिर तुम यहाँ पर हमारी खुशियां छीनने क्यों आए हो? अपनी ये बकवास बंद करो तनुजा। आहना मेरी भी बेटी है, और जितना हक तुम्हारा उस पर है उतना ही मेरा भी हक है उस पर। उठो सामने से। आहना, आहना बाहर आओ बेटा, पापा आए हैं। अरे चुप रहिए, और जिस रास्ते से आए हैं उसी पर वापस लौट जाइए। मैं सब जानता हूँ तनुजा। अरे तुम तो एक नंबर की धोखेबाज औरत हो। जब आहना छोटी थी तब कहाँ पर गई थी तुम्हारी ये ममता? इतने सालों तक सो रही थी क्या तुम? बोलो। आपसे मतलब? वो बहाना मेरे साथ रहना चाहती है, ना कि आपके साथ। अरे तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड गिरीश के साथ रहने के लिए तुमने अपनी छोटी बेटी और पति को छोड़ दिया था और चली गई उसके पास। आहना तो इस राज को नहीं जानती, और हमने भी उसे आज तक कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हम अगर उसे ये बात बता भी देते तब भी वो हम पर विश्वास नहीं करती। अरे इतना प्यार करती है वो तुमसे, बेचारी मेरी बेटी। अब इतने सालों बाद भी तुम्हारा कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अच्छा, अब समझ आया मुझे। तुम ये सब उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हड़पने के लिए कर रही हो। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। ये कोई फालतू की बकवास नहीं है तनुजा, यही सच्चाई है, और तुम्हें उससे फायदा है, और इसीलिए तुम वापस आई हो। और तुमने ऐसे हालात जानबूझकर पैदा किए जिससे आना घर छोड़कर तुम्हारे साथ आए। अरे कितनी बुज़दिल औरत हो तुम। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बस बहुत हुआ, अब निकलो यहाँ से। इसके आगे और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। रुक जाओ तनुजा, मुझे आहना से मिलना है। तनुजा अनुपम के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, और जैसे ही वो पलटती है वो अपने सामने आहना को देखती है, और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। आहना, तुम देखो बेटा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार मेरी बात सुनो। नहीं माँ, अब मैं कोई 5 साल की आहना नहीं रही जिसे आपने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, और मैंने पापा की सारी बातें सुन ली है। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है माँ। मुझे तो आपकी हरकतों पर शक पहले से ही हो चुका था, लेकिन आपने मेरी झूठी कसम खाकर मुझे चुप करा दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मर चुकी हो आप मेरे लिए, और आपको क्या लगता है आप नहीं तो मैं बिन माँ की बेटी रहूंगी क्या? नहीं, मेरी भी माँ है, और वो है दीपिका जी। उन्होंने हमेशा मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है, लेकिन मैं ही पागल थी जो आज तक उन्हें समझ नहीं पाई। नहीं आहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज रुक जा आहना। फिर आहना तनुजा को छोड़कर वापस अपने पापा के घर चली जाती है, और तनुजा भी अब उसे रोक नहीं पाती। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, और खास करके आप दीपिका जी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और आज तक मैंने आपके साथ इस तरह से जो बर्ताव किया है उसके लिए ये माफी कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। लेकिन अब आप ही मेरी माँ हो, और मैं सारी उम्र सिर्फ आपकी बेटी बनकर ही गुजारना चाहती हूँ। आपने ये साबित कर दिया है
कि सच्चे रिश्ते खून के ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ और आज तक जितना मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, उसके बावजूद भी आपने मुझ में और कीर्ति में कोई फर्क नहीं किया। हम दोनों को आपने बराबर का प्यार दिया है और इसके लिए थैंक यू सो मच माँ। मेरी बच्ची, माँ सुनने के लिए मैं कब से तरस गई थी। फिर आहना दीपिका के गले लगती है और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है। आरोही फौरन समर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और उसे वहां पर एडमिट किया जाता है। हे भगवान, ये सब मेरी ही लापरवाही के कारण हुआ है, बेचारा मेरा बेटा। फिर आरोही घबराकर अरविंद को भी वहीं पर बुला लेती है। आरोही, तुम चिंता मत करो, उसे बहुत तेज बुखार आया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे एडमिट किया है। 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। हाँ अरविंद, उम्मीद तो अब यही है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन आरोही, तुम ऐसी हालत में उसे छोड़कर गई ही क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, इसीलिए मैं पार्टी में चली गई। उस हॉस्पिटल का एक डॉक्टर विराट का अच्छा दोस्त होता है और वो विराट को फोन करके समर के एडमिट होने की खबर दे देता है, जिसके बाद विराट तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। थैंक यू सो मच ऋषभ कि तूने मुझे कॉल करके मेरे बेटे के बारे में बताया। अभी कैसी है उसकी तबीयत? अभी तो उसका बुखार कम हुआ है, लेकिन अगर भाभी ने उसे लाने में थोड़ी और देर कर दी होती ना, तो शायद उसकी हालत और ज्यादा गंभीर हो जाती। अच्छा, तो ये डॉक्टर तुम्हारा दोस्त है, लेकिन डॉक्टर ऋषभ, इसे बताकर आपने बिल्कुल सही नहीं किया। अरे चुप करो तुम, इसने बिल्कुल सही किया है। एक तो तुम्हारे कारण मेरा बेटा अंदर एडमिट हुआ है और ऊपर से तुम यहाँ पर खड़े रहकर मेरे दोस्त को ही डांट रही हो। अरे और कितनी बेशरम बनोगी तुम। ज्यादा मत बोलो विराट, ये तुम्हारा घर नहीं है, हॉस्पिटल में खड़े हैं हम। बोलूंगा मैं, अब तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगा। अरे तुम्हें क्या लगता है कि बोलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? अब मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ, अरे मैं भी यहीं पर बैठी हूँ, हिम्मत है तो ले जाकर दिखाओ उसे। देखिए, आप दोनों यहाँ पर बहस मत कीजिए और जो समर बोलेगा अब से वही कीजिए। कुछ ही दिनों में समर ठीक हो जाता है। तभी, चलो समर बेटा, अब तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुका है। नहीं मम्मा, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे पापा के साथ जाना है, अपने दादू दादी के पास। क्या? लेकिन क्यों बेटा, तुम्हें मम्मा के पास क्यों नहीं जाना? नहीं पापा, मैं वहां पर अकेला रहता हूँ, मम्मा तो मुझे समय भी नहीं देती और मेरे साथ ठीक से बात भी नहीं करती। क्या? हाँ पापा, और तो और मुझे जो खाने में पसंद है वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देती। मुझे दादी के हाथ का खाने का बहुत मन कर रहा है और अब मुझे मम्मा के पास नहीं जाना है। आप मुझे अपने साथ ही लेकर चलो पप्पा। ठीक है समर बेटा, जरूर। देख लिया ना आरोही? समर, ये सब बातें बनाना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ ही चलो। नहीं मम्मा, मुझे पापा के घर जाना है, आपके घर नहीं। मैंने कहा ना चलो। देखो आरोही, तुम इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। समर ने कह दिया सो कह दिया। चलो समर। फिर विराट समर को अपने साथ लेकर जाता है और ये सब देखकर भी आरोही कुछ भी नहीं कर पाती। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो उसके साथ चला गया। देखो आरोही, तुम्हें समर को वक्त और प्यार देना चाहिए था, वरना आज वो इस तरह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। आरोही को इस बात का बहुत दुख होता है और वो अब हर समय पहले से भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वही समर अपने पापा के घर जाकर बहुत खुश हो जाता है। ये लो बेटा, तुम्हारे पसंद के गुलाब जामुन। वाह दादी, ये गुलाब जामुन तो बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। मैंने आपके हाथ के खाने को बहुत मिस किया। और दादू, अब हम साथ में लूडो खेलेंगे और मैं आपको हराऊंगा। हाँ बेटा,
क्यों नहीं, चलो अच्छा ही है जो अब मेरा बेटा फिर से मेरे पास आ गया है। आरोही तो कभी सुधरने वाली नहीं है, इसीलिए अब मैं उसे भूलकर अपनी जीवन की नई शुरुआत करूंगा। आरोही के मायके वाले भी समर से मिलने चले जाते हैं और सब उसे खूब लाड़ प्यार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोही घर में बैठे हुए समर को बहुत याद करती है। रोज जब मैं काम से घर पर आती थी तो समर मेरा इंतजार करते हुए बालकनी में बैठा रहता था, लेकिन आज ये बालकनी सूनी लग रही है। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ बेटा। मैंने तो हमेशा ही तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मुझ में थोड़ी कमियां रह गई, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था बेटा। फिर एक दिन जब आरोही बाजार में कुछ सामान खरीदने जाती है, तभी उसे वहां पर बरखा मिलती है। अरे बहू, तू यहाँ पर क्यों? ये बाजार क्या आपने खरीद के रखा है क्या? अरे अब मैंने तुझसे ठीक से बात की है तो तू भी ठीक से जवाब देना। क्यों इतना गुस्सा कर रही है तू? देखिए माँ जी, आप मेरे रास्ते से हट जाइए और मुझे आगे जाने दीजिए। लेकिन बहू, अरे कब तक ऐसे गुस्से में रहेगी तू? अब तो समर भी अपने घर आ गया है, कमी तो बस तेरी है। फिर हमारा पूरा परिवार एक हो जाएगा। बस थोड़ा सा बदलाव ला दे अपने स्वभाव में। तूने तो हमेशा मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आज तक तुझसे यही कहा है, चल घर पर, अकेली मत रह, मत तोड़ सारे रिश्ते। मुझे कहीं भी नहीं आना है। मेरी जिंदगी में अब एक ही लक्ष्य है और वो है पैसा कमाना और चैन से जीना। मैं अब आगे बढ़ रही हूँ, तो आप मुझे फिर से पीछे मत खींचिए। लेकिन बहू, इतना पैसा कमाने का क्या फायदा जब तेरा असली धन ही तेरे पास नहीं है? मतलब असली धन यानी तेरा परिवार। हम जीवन भर बस पैसे कमाने के पीछे अपने रिश्तों को खो देते हैं। लेकिन तू ये गलती मत कर बेटा, क्योंकि आगे जाकर तू बहुत पछताएगी। बस माँ जी बस, आज के लिए इतना ज्ञान बहुत हो गया। अब आगे बढ़िए और मुझे भी जाने दीजिए। और हाँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना। फिर आ रही बरखा को हटाकर आगे निकल जाती है और बरखा जब घर पहुंचती है तब विराट और हसमुख को ये सारी बातें बताती है। लेकिन माँ, आपको उससे बात करने की क्या जरूरत थी? अरे वो औरत जब जब आपसे मिलती है तब तब वो आपका अपमान ही करती है। अरे वो काम से जा चुकी है। उसे अगर भगवान भी आकर बोले ना कि सुधर जाओ, तब भी वो नहीं सुधरेगी। हाँ बरखा, तुम उसे अपने हाल पर ही छोड़ दो। ये सब मुश्किल तो है, लेकिन अब आप दोनों की बातों को सुनकर मुझे भी यही लगता है कि मुझे उसे उसके हाल पर छोड़ना चाहिए। फिर एक दिन ऑफिस में, आरोही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वो दरअसल, देखो अरविंद, मेरा दिमाग तो पहले से बहुत खराब हो चुका है, इसीलिए अभी नहीं, अभी तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन आरोही, प्लीज अरविंद, चले जाओ यहाँ से। क्यों अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ जाते हो मेरा मूड खराब करने? ठीक है आरोही, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे पास बात करने के लिए। वही सुनीता और बरखा दोनों समधन समर को पार्क में खेलने के लिए लेकर जाती है। तभी, कितना खुश लग रहा है ना हमारा समर। हाँ सुनीता जी, इतने दिनों बाद वो अपने परिवार वालों से मिला है, अच्छा अच्छा खाना खाया है, फिर क्यों नहीं होगा वो खुश? वरना बहू के साथ रहकर वो कितना दुबला पतला हो गया था। सच में हमारे समर को किसी की नजर ना लगी। माफ करना सुनीता जी, लेकिन आरोही आपकी बेटी होकर भी वो आपकी तरह कभी बन ही नहीं पाई। उसने तो किसी की भी इज्जत नहीं की, सबका तिरस्कार ही किया है और अब वो एकदम अकेली पड़ चुकी है। हाँ बरखा जी, आपने बिल्कुल सही किया, लेकिन आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मेरी ही बेटी है वो, लेकिन सच कहूँ तो वो उसी लायक है, क्योंकि उसने जो सबके साथ किया है ना, उसके बाद उसे अकेले ही रहना चाहिए। ऐसे ही एक रात, समर बेटा, आज कौन सी स्टोरी सुनना है तुम्हें? कोई भी पापा, जो आपको पसंद है। आपको पता है,
मम्मा को मैं रोज सोते समय मुझे स्टोरी बुक में से स्टोरी सुनाने के लिए कहता था, लेकिन वो मुझे कभी नहीं सुनाती थी। मैंने आपका मुझे स्टोरी सुनाना बहुत मिस किया पप्पा। लव यू पप्पा। लव यू टू बच्चे। वैसे अगर तुम्हें अपनी मम्मा से मिलने की इच्छा हो ना, तो तुम मुझसे कभी भी मिल सकते हो। उसके लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। नहीं पप्पा, मैं अब मम्मा से कभी मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझे फिर से अपने साथ कहीं दूर लेकर जाएगी और मैं आप सबसे कभी नहीं मिल पाऊंगा और मैं पूरी तरह अकेला पड़ जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। फिर एक दिन अचानक से आरोही की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो उस वक्त अरविंद को कॉल करती है। हेलो अरविंद, मेरी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है। प्लीज यहाँ पर जल्दी आओ ना और मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अब तो मुझ में खड़े होने की भी ताकत नहीं है। नहीं आरोही, मैं वहां पर नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया है। और उस दिन जब मैं मुसीबत में था और तुमसे मदद मांगने आया था, तब तुमने मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। अरे तुम्हारा मूड तो हमेशा खराब ही रहता है और अपने मूड के हिसाब से ही तुम मुझसे बातचीत करती हो। अब सोचो, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करता तब तुम्हें कैसा लगता? माफ कर दो अरविंद, लेकिन मेरे मन में वैसा कुछ भी नहीं था। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। नहीं आरोही, अब तक मैंने तुम्हें बहुत समझ के लिया है, लेकिन अभी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि तुमसे तुम्हारे अपनों ने सारे रिश्ते नाते क्यों तोड़ दिए हैं और तुम्हारा ही बेटा तुम्हें छोड़कर अपने पिता के पास क्यों चला गया। अरे तुम जिस तरह से सबके साथ पेश आती हो ना, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर अरविंद फोन कॉल कट कर देता है और उसकी बातें सुनकर आरोही बहुत रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? कैसे बताऊं अपना दर्द? मैंने तो सबको खो दिया है, कोई नहीं है मेरे पास। उस हालात में आरोही को बहुत अकेलापन महसूस होता है और उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो रोकर अपने भाई रमन को कॉल करती है और उसकी बातें सुनकर रमन उसे वहां पर लेने आता है, जिसके बाद उसे मायके में ही एक कमरे में एडमिट किया जाता है और वो 2 दिन में ठीक हो जाती है। माँ, पापा, नेहा, रमन, मैंने तुम सबके साथ बहुत गलत किया है और मैं काफी शर्मिंदा भी हूँ। मुझे सच में माफ कर दो। आरोही, तू हमारी ही बेटी है और हम लोग अगर तुझे माफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अगर तुझे सच में माफी मांगनी ही है तो वो ससुराल वालों से मांगनी चाहिए और खास करके अपने बेटे से। हाँ बेटा, सुनीता एकदम सही कह रही है। जाओ, सब कुछ ठीक कर दो, क्योंकि तेरे ससुराल वालों का बहुत दिल दुखा है और तुम्हें उनसे माफी तो मांगनी ही चाहिए। हाँ दीदी, मुझे कभी नहीं लगा था कि आपको अपनी गलती का एहसास भी होगा, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी आंखें खुल गई। फिर आरोही अपने ससुराल पहुंच जाती है और वो उन लोगों से माफी मांगती है, लेकिन तभी, नहीं आरोही, हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चली जाओ यहाँ से। हाँ बहू, क्योंकि अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा। अरे अब जब तुम अकेली पड़ गई हो तब बराबर तुम्हें अपने ससुराल वालों की याद आ रही है। अरे तुम तो अकेली ही रहो, वही हम सबके लिए अच्छा है। और दोबारा यहाँ पर आने की भूल कभी मत करना। ये आप सब क्या कह रहे हो? प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं सच में सुधरना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ चुका है कि इंसान की असली धन दौलत पैसा नहीं, बल्कि उसके अपने लोग होते हैं। और मैंने अपनों का दिल बहुत दुखाया है। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो सुधरने का। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ। समर बेटा, बेटा तुम तो कुछ बोलो। तुम्हें तो मम्मा चाहिए ना? माफ करोगे ना अपनी मम्मा को? नहीं नहीं, मुझे मम्मा नहीं चाहिए। मुझे तो बस पापा के साथ रहना है और मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगा, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। क्या? नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत बोलो और मुझे माफ कर दो। आरोही अपने ससुराल वालों का गुस्सा देखकर बहुत दुखी हो जाती है
और वो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। विराट, मैं एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। माँ जी, पापा जी, मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू भी बनूंगी। और समर बेटा, मैं दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। लेकिन बस एक बार सब कुछ भूलकर मुझे अपना लो। मुझे एक आखिरी मौका दे दो। तभी सभी लोग अचानक से हंसने लगते हैं और ये देखकर आरोही एकदम हैरान रह जाती है। ये क्या? आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि हम सब बस गुस्सा होने का नाटक कर रहे थे। क्या? हाँ मम्मा, हम सब आपको माफ करते हैं। और हाँ, अब हम सब साथ मिलकर रहेंगे और हमारा परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। धन्यवाद बेटा। और इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है और आरोही अब सुधर कर अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन बिताती है। माँ जी, मुझे ना मोहनदास गुरुजी से मिलना है और आश्रम भी देखना है। वही आश्रम जहाँ पर सुहानी बचपन से रहती आ रही है। काफी सुना है मैंने गुरुजी के बारे में। हाँ माँ जी, चलिए ना चलते हैं और गुरुजी का आशीर्वाद लेकर आते हैं। आप, मैं, सुहानी और स्वाति, हम चारों होकर आते हैं। अरे वाह, क्यों नहीं, बहुत बढ़िया विचार है बहुओं। वैसे भी सुहानी भी जब से यहाँ पर आई है तब से ये ना तो गुरुजी से मिली है और ना ही उनसे बातचीत की है, और इसी बहाने ये भी अपने बचपन से बनाए हुए परिवार से फिर एक बार मिल पाएगी। क्यों सुहानी बिटिया? उनकी बातें सुनकर सुहानी घबरा जाती है। ओह नो, अगर मैं इनके साथ आश्रम चली गई या इन लोगों में से किसी ने भी आश्रम में फोन घुमा दिया तो मेरे लिए तो आफत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग तो मुझे पहचानेंगे ही नहीं और साफ साफ बता देंगे कि मैं एक बहरूपिया हूँ। सुहानी बिटिया, मैं तुझसे कुछ बात कर रही हूँ, क्या सोच रही है तू? हाँ सुहानी, क्या हुआ? ये रूम तो पूरा एसी से ठंडा हो चुका है, फिर भी तुम्हारे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि कल सुबह ही मैंने गुरुजी से बातचीत कर ली है। क्या? हाँ वर्षा भाभी, और गुरुजी अभी आश्रम में है ही नहीं, वो वृंदावन गए हुए हैं, इसलिए हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। और जब वो यहाँ पर आ जाएंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगी, फिर हम सभी लोग एक साथ मिलकर जाएंगे आश्रम। ठीक है ना माँ? ठीक है बिटिया, जैसा तू कहे, लेकिन जरूर बताना कि गुरुजी अपनी यात्रा से कब लौट रहे हैं। नकली सुहानी फिर एक बार खेल जाती है और ये देखकर वर्षा और स्वाति बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगर मैं चाहूँ ना तो अभी आश्रम में फोन घुमाकर माँ जी और पापा जी के सामने इसका सारा सच ला सकती हूँ, लेकिन अभी हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। और सबसे जरूरी बात, हमें पहले असली सुहानी को इसके चंगुल से आजाद करना होगा और उसके बाद ही हम देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हमने इसका सारा सच माँ पापा को बता दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि ये बहरूपिया लड़की हमें हमारी असली सुहानी तक पहुंचने ही ना दे और पैसों की डिमांड करे। पहले हम सही सलामत हमारी असली सुहानी को अपने पास लेकर आते हैं और वो काम हमें जल्द से जल्द करना होगा भाभी। हाँ स्वाति। फिर एक रोज सुहानी अपना फोन बेड पर छोड़कर बाथरूम में नहा रही होती है। तभी वहां से स्वाति और वर्षा उसका फोन चुरा लेती है और फौरन घर के बाहर चली आती है। स्वाति, जल्दी से गुलशन को मैसेज करो। लेकिन भाभी, क्या मैसेज करना है उसे? मेरा मतलब एक बार आप ठीक से बताओ। लिखो कि अभी के अभी पुराने मिल वाले रोड पर असली सुहानी को लेकर पहुंच जाओ। यहाँ पर प्रॉब्लम हो चुकी है, जल्दी से पहुंचो। लिख दिया भाभी। शाबाश स्वाति। चलो अब हम जल्दी से वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस को भी बताते हैं कि उन्हें पुराने मिल वाले रोड पर पहुंचना है
आज तो उस नकली बहरूपिया का पर्दाफाश होकर ही रहेगा। बहुत खेल लिया उसने अपना खेल, लेकिन आज उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ भाभी, और हमें हमारी असली सुहानी भी वापस मिल जाएगी। वहां अपना फोन खो जाने के कारण सुहानी बहुत डर जाती है। अरे सुहानी बिटिया, यही कहीं होगा तेरा फोन, लेकिन तुझे अच्छी तरह से याद तो है ना कि तूने अपना फोन बेड पर ही छोड़ा था? हाँ माँ, मुझे अच्छी तरह से याद है, यहीं पर रखा था मैंने फोन। टेंशन मत लो बेटा, हम ढूंढ रहे हैं ना, और अगर फोन नहीं मिला तो हम तुम्हें नया फोन खरीद देंगे। उसमें क्या होता है? नहीं पापा, वही फोन चाहिए मुझे। अरे यार, ये मेरा फोन कहाँ पर चला गया? अगर वो किसी के हाथ लग गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। पता नहीं मैंने अपना फोन लॉक भी किया था या नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लड़की हूं मैं। फिर गुलशन असली सुहानी को लेकर पुरानी मिल वाले रोड पर पहुंचता है, जहां पर पुलिस ऑफिसर स्वाति और वर्षा भी आते हैं, और पुलिस गुलशन को पकड़ लेती है। आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अगर आज आप दोनों नहीं आती तो मुझे सदा के लिए इस गुलशन और उस बेला की कैद में ही रहना पड़ता। अच्छा, तो उसका नाम बेला है। सुहानी, हम दोनों तुम्हारी सगी भाभियां हैं। क्या सच में? हाँ सुहानी। फिर स्वाति और वर्षा सुहानी को सारा सच बताती है कि कैसे उन्होंने सारी साजिश रची और गुलशन को फंसाकर यहाँ तक बुलाया। शुक्रिया भाभी, आज आप ही की वजह से मैं बच गई। सुहानी, अब जब तुम हमें मिल गई हो तो अब हम तुम्हें हमसे और अपने बाकी परिवार से कभी अलग नहीं होने देंगे और तुम्हारी अच्छे से देखरेख करेंगे। हाँ सुहानी, तुम्हारी भाभियां तुम्हें कुछ नहीं होने देंगी। बहुत रह ली तू हम सबसे दूर, अब अपने परिवार के पास आने का समय हो गया है। हाँ भाभी। नहीं, ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। ऐसा नहीं हो सकता। बेला और मेरा ये खेल खत्म नहीं हो सकता। हम ये बाजी नहीं हार सकते, और बेला तो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। ओए चुप कर तू। तेरी सारी होशियारी तो मैं थाने चलकर निकालता हूँ। डंडे से मार मार कर तेरा भरताना बना दिया तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर मन्नू पांडे नहीं। फिर वर्षा और स्वाति सुहानी को लेकर घर चली आती है। तभी वहां पर घर वाले और बहरूपिया बेला असली सुहानी को देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या? ये सुहानी यहाँ पर क्या कर रही है? स्वाति बहू, वर्षा बहू, ये लड़की कौन है? हाँ वर्षा, इस इलाके में तो हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। कौन है ये? आपकी बेटी, आपकी अपनी सुहानी। क्या? हाँ माँ जी, पापा जी, यही असली सुहानी है, और जो इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है। ये एक बहरूपिया है जो सुहानी बनकर यहाँ पर रह रही है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो स्वाति? अरे ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओ बेला मैडम, चल अब बहुत हो गया तेरा। अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दे और अपने आप को कानून के हवाले सौंप दे। हाँ बेला, तेरे चेहरे का नकाब उतर चुका है, क्योंकि हमें सब पता चल गया है। और तो और तेरा वो घनचक्कर साथी गुलशन, वो भी अब पुलिस की कैद में है, और अब बारी तेरी है। उन दोनों की बातें सुनकर बेला बहुत गुस्सा होती है। ये तुम दोनों ने बहुत गलत किया है। आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? जब से इस घर में आई हूँ तब से मेरे पीछे पड़ी हुई हो। अरे इतनी मेहनत से मैंने ये सारा नाटक रचाया था, और आप दोनों के कारण मेरी सारी मेहनत पानी में चली गई। मेरा अमीर बनने का सपना अधूरा रह गया। क्या? हाँ, मैं असली सुहानी नहीं हूँ। मेरा नाम बेला है, और ये लड़की जिसे ये दोनों लाई है, ये है आपकी असली सुहानी, आपकी बेटी, जिसे आपने बचपन में ही आश्रम भेजा था। निर्लज्ज कही कि अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या किसी के बच्ची के साथ ये सब करते हुए?
अरे तुझे तो बद से बदतर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उससे पहले तुझे सब कुछ कबूल करना होगा। ये बात आज से लेकर 3 से 4 महीने पहले की है, जब मैं आश्रम के पास से गुजर रही थी और तभी मैंने आश्रम के गार्डन में पौधों को पानी डाल रही सुहानी को देखा। अरे जया, अब कुछ ही दिनों में मैं 21 साल की होने वाली हूँ। फिर मैं अपने परिवार के पास फिर से चली जाऊंगी। क्या? हाँ जया, मुझे ब्राह्मण जी ने बताया था कि इतने सालों से जो मुझे पैसे भेजते हैं और जो मेरे बारे में पूछते रहते हैं, वो मेरे परिवार वाले बहुत उत्सुक हैं मुझसे मिलने के लिए। लेकिन तू इतने सालों बाद उन्हें कैसे पहचानेगी? हाँ यार, ये बात तो है, क्योंकि दोष के अनुसार ना तो मैं कभी उनसे मिल पाई हूँ और ना ही मैंने कभी उनकी आवाज सुनी है। लेकिन जिस दिन मैं आश्रम से निकलूंगी, उस दिन मेरे साथ आश्रम के एक ब्राह्मण जी भी आएंगे और वो मुझे घर तक छोड़ देंगे। और तुझे पता है क्या, मेरे घर वाले बहुत अमीर है और शहर में बहुत बड़ा बिजनेस है उनका। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे दुख भी हो रहा है, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी सहेली मुझसे दूर हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी है कि तुझे अपना परिवार वापस मिल जाएगा। और इस मिलन के लिए तू और तेरे परिवार वालों ने कितने सालों का लंबा इंतजार किया है, और अब आखिरकार वो घड़ी आने ही वाली है। हाँ जया, वो बात तो है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद मैं इस आश्रम को भी बहुत याद करूंगी। पूरा का पूरा बचपन मेरा यहीं पर बीता है और एक तरह से देखा जाए तो ये मेरा परिवार ही तो है। और वहां जाने के बाद भी मैं आप सबसे मिलने जरूर आऊंगी। सुहानी और जया की बातें सुनकर बेला के मन में लालच आता है और वो इसके बारे में जाकर गुलशन को बताती है। और फिर जब सुहानी आश्रम के ब्राह्मण जी के साथ अपने घर वापस लौटती है, ब्राह्मण जी, आपका बहुत बहुत आभार। मैं आप सभी को मिलने जरूर आऊंगी। हाँ बिटिया रानी, जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। जी, राधे राधे। राधे राधे। फिर वो ब्राह्मण सुहानी को गेट पर ही छोड़कर चला जाता है और जैसे ही सुहानी गेट के अंदर जाने लगती है, उतने में गुलशन और बेला उसे अगवा कर लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। कौन हो तुम दोनों? अरे चुप हो जा, वरना एक खींच कर दूंगा। गुलशन, अभी ये लड़की आश्रम से निकल चुकी है। आश्रम वालों की नजरों में ये वहां से जा चुकी है, लेकिन इसके परिवार वालों की नजर में ये अभी तक घर पर नहीं आई है। हाँ मैडम, तो अब क्या करना है? अब तुम मेरी तस्वीर इसके घर वालों को भेजो। लेकिन मैडम, इसके घर वाले मेरे मामा चाचा या फूफा थोड़ी ना लगते हैं जो मेरे पास उनका नंबर होगा। मेरा मतलब ये है कि बिना नंबर के कैसे भेजूंगा उन्हें फोटो। मैंने उसका भी इंतजाम कर दिया है। बेला को कम मत समझना। मैंने इसके घर वालों का नंबर ढूंढ कर निकाला था। आश्रम के अंदर चोरी छुपे घुसकर वहां पर रखी रजिस्टर में से निकाला है मैंने नंबर। अरे वाह मैडम जी, मानना पड़ेगा, अब तो बड़ी शातिर हो। फालतू की बकवास बंद करो और जो कहा है वो करो। फिर गुलशन बेला की तस्वीर सुहानी के घर वालों को भेजता है और उन सबको ये लगता है कि वो तस्वीर उनकी बेटी की है। और इस तरह साजिश रचकर बेला सुहानी बनकर घर पर पहुंच जाती है और गुलशन भी उसके साथ ब्राह्मण का गेटअप बनाकर आता है। मुझे तो बस पैसे चाहिए थे, एक अमीर जिंदगी जीनी थी, और वो मैं यहाँ पर सुहानी बनकर जी भी रही थी। इस तरह से मैंने ये पूरा खेल खेला। नालिनी गुस्सा होकर बेला को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। बेशरम, बेहया, अरे सत्यानाश हो तेरा। मेरी फूल सी बच्ची के साथ तूने ये सब किया? छी, अरे तुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और ये एक माँ का श्राप है। तुमने हमारी बेटी के साथ जो भी किया है उससे भी भयानक और बुरी सजा मिलेगी तुझे बेला। अब तू नहीं बचेगी।
काश हम पहले ही आश्रम वालों को फोन कर लेते, लेकिन क्या करें, इस चुड़ैल ने हमारे साथ खेल ही ऐसा खेला। फिर बेला को गिरफ्तार किया जाता है और उसे और गुलशन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। नालिनी और विजय भी अपनी असली बेटी को पाकर खुशी से झूम उठते हैं और उसे गले लगाते हैं। सुहानी, मेरी बच्ची। माँ पापा, मैं आप दोनों से मिलकर बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो आप सबसे मिलना एक सपने के बराबर ही हो गया था और मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर कभी आप सबसे मिल भी पाऊंगी। लेकिन आज आप सबसे मिलकर मेरा सपना पूरा हो चुका है और ये सब भाभीयों के कारण ही हुआ है। स्वाति बहू, वर्षा बहू, हमें माफ कर दो बेटा, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उस बेरुपया के कारण मैंने तुम दोनों को बहुत बुरा भला बोला और उससे माफी मांगने को भी कहा, जबकि सारी गलती उसी की थी। लेकिन आज सिर्फ तुम दोनों के कारण ही इस घर की बेटी वापस आ गई है। हाँ बहू, तुम दोनों ने हमें हमारी खुशी वापस लौटाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुहानी अब हमसे कभी अलग नहीं होगी, कभी भी नहीं। और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और असली सुहानी अब अपने परिवार के साथ एक खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी बिताती है।